केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग होगी। उसके साथ ही एक पत्रकार वार्ता में एक विषय पर आदरणीय शेखावत साहब हम लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि उसमें। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। आज इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में जब हम दो विषयों पर बातचीत करने वाले हैं, हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नागौर के यशस्वी विधायक आदरणीय मोहन राम चौधरी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय वशिष्ठ साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अर्जुन राम महरिया जी, और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के श्री मनीराम काला बलाया जी, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पुनः सम्मिलित होने वाले, और मैंने पुनः शब्द जो है विशेष प्रयोजन से उपयोग किया है, आदरणीय श्री भागीरथ राम जी बनगावा, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने वाले श्री बद्रीराम बिडियासर जी, आप सब पत्रकार मित्रों को मैं आज धन्वंतरी त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन आप सबके घर परिवार में लक्ष्मी जी का सुस्थापन तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये धन्वंतरी भगवान का दिन भी है, कुबेर के साथ साथ में धन्वंतरी की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य का खजाना भी आप सबके जीवन में बना रहे, आप सब चिर यौवन आप सबका बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आज विशेष दिन पर आप सबको देना चाहता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि लगभग 12 घंटे से कुछ ही ज़्यादा समय बीता होगा जब दूसरी बार मैं आप सबके बीच में इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ नए लोगों के आगमन के साथ में आपके बीच में आए हूँ। कल रात में हम सब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज, जिन लोगों ने 5 दशक से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में सेवा दल से प्रारंभ करके कांग्रेस में विभिन्न पदों पर जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए अपना योगदान किया था, वो व्यथित होकर, पीड़ित होकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ में अपने आप को ज़्यादा सहज और अनुकूल मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कल सम्मिलित हुए थे। आदरणीय भाई जो मेरे साथ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2013 में खीमसर में प्रत्याशी थे। खीमसर विधानसभा चुनाव 2013 में, और 13 से लेकर के 23 तक निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन किसी बहकावे में आकर के इनको एक आश्वासन देकर के अभी हाल ही में 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करने का काम किया गया था। लेकिन झूठ के पांव ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, और झूठ को एक बार खड़ा किया जा सकता है लेकिन दौड़ाया नहीं जा सकता। इनको हकीकत सामने आई, और ये 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद में निरंतर खिन्न थे, इनका मन उदास था, परिवार में सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित थे। इन्होंने वापस निर्णय किया कि मैं अपने घर में सहसम्मान वापसी चाहता हूँ। आज एक बार फिर भागीरथ जी हमारे परिवार में पुनः सुबह का भूला शाम को वापस घर लौट के आए हो, इस तरह से सम्मिलित हो गए। हमने तो कभी अपने परिवार से इनको दूर नहीं माना था, लेकिन औपचारिकतावश आज इनको एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। बद्रीराम जी बिडियासर भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनको भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित कर रहे हैं, और आदरणीय मनीराम जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित आए हैं। इसके अतिरिक्त ज्वाइनिंग के कारण से पहले एक दूसरे विषय पर भी आप सबके सामने चर्चा। आप सबने देखा होगा कि कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और आज प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हाईकोर्ट जोधपुर के एक डिसीजन को लेकर के, जहां राजस्थान की वर्तमान सरकार ने एक षड्यंत्र पूर्वक बिजली उपभोक्ताओं से लूट की थी, अपनी विफलता को
अपने पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जनता के सिर पर मढ़ने का पाप जो किया था, उस पाप से मुक्ति दिलाने का काम राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया है। मैं उस विषय में विस्तार से आपके साथ में बात करूं, उससे पहले कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही है और राजस्थान की सरकार महंगी बिजली के माध्यम से राजस्थान के 1,39,00,000 उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रही है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय में राजस्थान में बिजली की कीमत 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट थी, जो बढ़ करके आज 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट पहुंच गई है। ये सरकार ने सरकार में आने से पहले और सरकार में आने के ठीक बाद ये वादा किया था कि हम राजस्थान में एक भी पैसा बिजली की कीमत में नहीं बढ़ाएंगे। एक बार फिर जो सरकार इसी तरह के झूठ लेकर के आई है, कल के फैसले के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार चुनाव के समय में इनका रंग दूसरा होता है और चुनाव के बाद में ये अपना रंग भूल करके भ्रष्टाचार को और करने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता के साथ निरंतर धोखा करते हैं। राजस्थान में इस सरकार ने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई, सरचार्ज के नाम पर बढ़ाई। ये जो वर्तमान में कल जो फैसला राजस्थान हाईकोर्ट ने किया है, मैं उसके बारे में आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि 12 के कवाई में 2018 में एक थर्मल बेस्ड पावर प्लांट ताप विद्युत घर बनाने के लिए अडानी, राजस्थान सरकार और डिस्कॉम्स, इन तीनों ने एक MOU साइन किया था और उस MOU के अनुरूप राजस्थान सरकार को बिजली विनिर्माता कंपनी को जिसने पावर प्लांट बनाया था उसको एक कोल ब्लॉक आवंटित कराकर देना था। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार बदलने के बाद में वो कोल ब्लॉक आवंटित कराने में विफल हुए और कोल ब्लॉक आवंटित न होने के कारण से MOU की शर्तों के अनुरूप बिजली उत्पादक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम लेकर के अनेक बार यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता देश भर में प्रचार करते हैं, उस कंपनी को महंगे दर पर इंडोनेशिया से कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। महंगे दर पे कोयला खरीदने के बाद बिजली उत्पादक कंपनी ने राजस्थान सरकार से महंगे कोयले के कारण से बढ़ी हुई लागत को वसूल करने के लिए रेट्स को रिवाइज करने के लिए आग्रह किया और उन्होंने RERC में जाकर के, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में जाकर के शिकायत की, जो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, और गुहार लगाई कि हमको जो नुकसान हुआ इस नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने उत्पादक कंपनी के पक्ष में फैसला किया, लेकिन राजस्थान की डिस्कॉम और सरकार दोनों अपीलांत अथॉरिटी के पास में, इलेक्ट्रिसिटी अपीलांत अथॉरिटी के पास में जाकर के उन्होंने अपील फाइल की, जिस अपील में निर्णय करते हुए अपीलांट अथॉरिटी ने 70% लागत, जो बढ़ी हुई लागत थी लगभग 5,000 करोड़ रुपए, उसका 70% वसूल किया जा सकता है, ऐसा आदेश पारित किया था। उस आदेश के व्यतीत होकर के राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में स्लाइटली मॉडिफाइड करते हुए कि 50% पैसा वसूल करें और राजस्थान की बिजली उत्पादक कंपनियां 50% पैसा तुरंत भुगतान करें, ऐसा आदेश दिया था। लेकिन क्योंकि सरकार के पास में पैसा नहीं था, इसलिए सरकार ने एक बार फिर उस पैसे को देने में लेट लतीफ़ी की और उस लेट लतीफ़ी के चलते हुए निरंतर ब्याज बढ़ता गया। उत्पादक कंपनी ने पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आदेश किया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाई, कंटेम्प्ट फाइल किया, जहां कंटेम्प्ट में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ब्याज सहित राजस्थान डिस्कॉम जो है तुरंत भुगतान करे। डिस्कॉम्स ने बैंकों से ऊंचे दर पर ब्याज जो है कर्जा लेकर के
जो कर्जा आज डिस्कॉम्स पर 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की 2013 में राजस्थान में सरकार बनी और 14 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब मोदी जी ने एक स्पेशल स्कीम ला करके डिस्कॉम कंपनीज देश भर की का घाटा पूरित करने की व्यवस्था की थी। लेकिन वर्तमान सरकार के गलत नीतियों के चलते हुए और बदनीयती के चलते हुए वो घाटा एक बार फिर बढ़कर के 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। राजस्थान की डिस्कॉम कंपनीज ने सरकार की अनुमति से पुनः कर्जा लेकर के ऊंचे दर पर ब्याज पर कर्जा लेकर के और विद्युत उत्पादक कंपनी को पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में अपनी विफलता के कारण से जो ब्याज का पैसा लगा, उस ब्याज के पैसे को उपभोक्ताओं से अवैध रूप से वसूलने के लिए राजस्थान सरकार ने RERC में फिर एक बार एप्लीकेशन लगाई और वहां से एक आदेश लेकर के जनता को लूटना प्रारंभ किया और एक स्पेशल फ्यूल सरचार्ज लगा करके 7 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से बिजली की कीमत ऊंची दर पर वसूलना प्रारंभ किया। हजारों उपभोक्ताओं ने व्यथित होकर के राजस्थान उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर विवेचन के बाद में कल राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उन सारी रिट पिटीशंस को एक साथ डिसाइड करते हुए ये कहा कि ये ब्याज की और पेनल्टी की वसूली जो है ये बिल्कुल इलीगल है। ये सरकार के कुप्रबंधन के कारण से है और सरकार के कुप्रबंधन के कारण से जो खर्च बढ़ा है उसको उपभोक्ता से वसूल करना बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्कॉम कंपनी और उत्पादक कंपनी के बीच में, उसमें उपभोक्ता कहीं भी शामिल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार उपभोक्ताओं से इस तरह का पैसा वसूल करके उत्पादन कंपनी को दे, ये इलीगल है। और साथ ही साथ में राजस्थान उच्च न्यायालय का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने, जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी ने फैसला करते हुए लिखा कि जो कुछ भी इन फ्यूल स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 7 पैसे प्रति यूनिट से जो वसूली की गई है उसे तुरंत वापस समायोजित किया जाना चाहिए और आगे भविष्य में ऐसी वसूली न हो। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस कांग्रेस पार्टी की सरकार, अशोक गहलोत सरकार का, जो अपने आप को उपभोक्ताओं के हितैषी और जनता के हितैषी कहलवाना पसंद करती है और उसके लिए डिजाइन्ड बॉक्स तरीके से उसके माध्यम से उसे प्रचारित और प्रसारित करना चाहती है, उसको बेनकाब करने का काम किया, उसका पर्दाफाश किया है। ये राजस्थान के उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत इस कल के फैसले के माध्यम से मिली है, लेकिन राजस्थान के लोगों को बड़ी राहत उस दिन मिलेगी जब 25 तारीख को राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए और सत्ता से नीचे गिराने के लिए, उतारने के लिए मतदान करेगी। और राजस्थान की जनता के लिए दूसरी दिवाली उस दिन आएगी जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज एक बार फिर आदरणीय मनीराम जी को, आदरणीय भागीरथ जी को, आदरणीय बद्रीराम जी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अशोक गहलोत साहब अपनी बड़ी विफलता, और मैं इसे विफलता नहीं कहूँगा, यह ऐसा एक षड्यंत्र जो तुष्टीकरण के माध्यम से अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया था, जो करौली से प्रारंभ होकर के भीलवाड़ा के रास्ते से होते हुए सालासर बालाजी और वहाँ से होकर के अलवर के माध्यम से रास्ते से जोधपुर होते हुए उदयपुर तक पहुँचा था। उस षड्यंत्र को जो उन्होंने अपने वोटों को प्राप्त करने के लिए, अपने वोटों को, अपने वोट बैंक को चिरस्थायी बनाने के लिए जिन लोगों को खुली छूट दी थी, जिन उन्मादियों को खुली छूट दी थी, उनके कारण से हुआ था। अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का जादू जो अशोक गहलोत साहब करते हैं, वो जादू अब बेनकाब हो चुका है और जादूगर की असलियत की पोल जो है जनता के सामने खुल चुकी है।
बड़ी संख्या है। काफी हद तक आपने खुद भी कई को मना लिया, लेकिन अभी भी कई लोग मारे जा रहे हैं। क्या उनको पार्टी से निकाल दिया? देखिए, प्रयास निरंतर जारी है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कार्यकर्ता महत्वाकांक्षा के कार्य चलते हुए या कहीं मन में किसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के चलते हुए इस तरह का कदम उठाते हैं। पार्टी, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि पारिवारिक भाव से काम करने वाली पार्टी है, हम पारिवारिक भाव पे से को लेकर के सभी को समझाने का प्रयास भी करते हैं, हमने किए भी हैं और बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को इसमें देकर के मिली है। लेकिन कुछ जगह पर मैं स्वीकार करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने उस बात को स्वीकार करने से इनकार किया है, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि चुनाव के दिन तक भी यदि हमारे परिवार का सदस्य जो रुष्ट होकर के जिसने कोई ऐसा कदम उठाया है वो वापस घर लौट आए, वापस मुख्य धारा में आकर के काम करे, हमारा एक भी परिवार का सदस्य हमसे न बिछड़े, इसका प्रयास हम निरंतर करते हैं। आदरणीय भागीरथ जी उसका उदाहरण है। लेकिन फिर भी यदि कोई पार्टी के विरुद्ध काम करेगा, पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित ही पार्टी के संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो पार्टी में उसके लिए विधान किया गया है, पार्टी के संविधान में जो व्यवस्था की गई उसके अनुरूप उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कोई एक अकेला व्यक्ति कोई निर्णय नहीं करता। सभी लोग मिलकर के सामूहिक निर्णय करते हैं, टेलीफोन पर चर्चा करके भी कर सकते हैं, आपस में मिल करके भी करते हैं, और हम सब लोग मिलकर के अंततः अध्यक्ष जी की अनुमति के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, उसकी ज्वाइनिंग होती है। जिलों के स्तर पर, विधानसभाओं के स्तर पर जो ज्वाइनिंग होती है उसमें भी कम से कम उस जिले के अध्यक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था का विधान है, जिले का अध्यक्ष ये तय करता है और सामूहिक रूप से जिले की टीम बैठ करके तय करती है, उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिया जाता है। देखिए, जो ज्वाइनिंग हुई थी, मुझे क्योंकि जो स्मरण आता है, शायद आप उस दिन की बात कर रहे हैं जब मैं यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और निकला था, पर क्योंकि उस दिन सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी भैरव सिंह जी के शताब्दी समारोह में शरीक होने के लिए यहाँ पधारे हुए थे और मुझे माननीय मोदी जी के सरकार का हिस्सा होने के नाते इस तरह की व्यवस्था दी गई थी कि मुझे उनके प्रोटोकॉल में वहाँ उपस्थित रहना है, और क्योंकि समय एक ही साथ दोनों को इंसाइड हो रहा था, इसलिए मेरे को जो है जिम्मेदारी जो दी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो मैं अनुमति लेकर के बता करके मैंने ये काम किया था। लेकिन उसको किसी पॉलिटिकल एंगल से देखना, मुझे लगता है कि उसकी न तो कोई गुंजाइश है और न कोई आवश्यकता ही है। देखिए, ये तो व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय भी हो सकता है, उसकी व्यक्तिगत जो है वो स्वतंत्रता और स्वायत्तता है कि वो पार्टी में प्रवेश करना चाहता है कि नहीं चाहता है। प्रयास हम निरंतर करते हैं कि हमारे पार्टी का परिवार का जो सदस्य हमसे बिछुड़ करके अलग हुआ, वो पार्टी की मूल धारा में आकर के पार्टी के साथ में काम करे। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने अनेक बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का काडर पन्ने पर पन्ने की समिति तक है। एक पन्ने में जो है वो 30 और 30 60 वोट होते हैं। उन 60 वोटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समिति बनी हुई है। इसलिए किसके भरोसे है या किसके भरोसे नहीं है, ये मुझे लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न ही नहीं होता है। देखिए, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने पार्टी के परिवार में आना स्वीकार किया था, लेकिन भावावेश में आकर के चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय के ऊपर मुझे न तो विवेचना करने का अधिकार है, न आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन पार्टी के परिवार में जो आकर के धैर्य के साथ में पार्टी के साथ खड़ा रहा है, निश्चित ही पार्टी ने उसके भविष्य पर के लिए, उसको भविष्य में ऊंचाई मिले, नई ऊंचाई मिले, उसका नेतृत्व क्षमता बढ़े, उसकी जो है वो नई पहचान बने, इसके लिए प्रयास करती है। अब परिवार में अनेक लोग आते हैं, कुछ लोग साथ काम करते हैं, कुछ रास्ते में बिछुड़ जाते हैं। ये व्यवस्था तो समाज में, परिवार में बनती है और चलती आ रही है। चलिए साहब, बहुत धन्यवाद। वाह भाई जी, वाह, हकीम सर ने जीतना है। अब क्या जीतेंगे सब, पक्को जीतेंगे। हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। पत्रकार बंधु सभी भोजन पर आमंत्रित हैं। लोकसभा के चुनाव में हुई पराजय की छटपटाहट जो है वो अब विधानसभा में होने वाली अवश्यंभावी हार को देख करके छटपटाहट बौखलाहट में बदल गई है और वो बौखलाहट में बेतुके बयान दे रहे हैं। सीएम चेहरे को लेकर जो सरकार आज हाईकोर्ट के कल के फैसले के बाद में सरकार के एक और इरादतन उपभोक्ताओं से की जाने वाली लूट बेनकाब हुई है और सरकार का एक और झूठ बेपर्दा हुआ है। आपने चुनाव आयोग में शिकायत दी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। देखिए, चुनाव आयोग में उस जो है रॉन्ग एफिडेविट देने को लेकर के पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के धारा 125A के तहत स्पष्ट कार्रवाई का विधान दिया गया है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग उसके अनुरूप व्यवहार करेगा, एक नोटिस इशू करेगा, उनसे पूछेगा, सारे साक्ष्य एकत्रित करेगा, उसके बाद एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहेगा, एक एफिडेविट फाइल होगा, उसके बाद में तदनुरूप जो है इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर आगे की कार्रवाई। अशोक गहलोत जी ने जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया उसको लेकर कहा कि राजस्थान के नेता उनको सही तरीके से ब्रीफ नहीं करते। मैंने जैसा कहा कि सत्ता से बाहर जाने का एहसास, वो कुर्सी जो उनको नहीं छोड़ती है, उस कुर्सी के छूट जाने का डर, उससे उपजी बौखलाहट और खींच को लेकर के वो इस तरह के बयान, बेतुके बयान दे रहे हैं और उन बेतुके बयानों के चलते हुए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं जो तथ्यों से परे है और उनके इस खींच और खिसियाट को दर्शाती है। गहलोत सरकार के साथ गारंटी का मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी? देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की गारंटी जो है वो समाप्त हो गई हो, जिसकी खुद की गारंटी जब्त हो गई हो, वो व्यक्ति यदि गारंटी दे या वो पार्टी यदि गारंटी दे, उस गारंटी पर जनता विश्वास नहीं करती। तो एक बार धोखा खाए, सरकार 2018 में चुनाव के वादों के समय वो किसान जिनकी कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था, वो किसी भी तरह की गारंटी अब वो दें, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। राजस्थान के करोड़ों युवा जो पिछली बार स्टाइपेंड देने की गारंटी के पूरा न होने के कारण व्यथित थे, नौकरी में हुए इस पेपर लीक के और भ्रष्टाचार के कारण से जो पीड़ित हैं, वो अब अशोक गहलोत की गारंटी के झांसे में नहीं आ सकते। जिन बच्चों को राजस्थान सरकार की योजनाओं के अनुरूप, जिन बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के चलते हुए लैपटॉप्स और टैबलेट्स मिलना चाहिए था, ऐसे 85,000 बच्चों को न देने के बावजूद राजस्थान की सरकार फिर एक नया वादा लेकर के आती है। अब इनकी वादों की गारंटी जो है, जो वो जब्त हो चुकी है, इनकी गारंटी समाप्त हो चुकी है और जिनकी गारंटी समाप्त हो गई है वो जो है वो भ्रष्ट लोग थोड़े दिन में बाहर जाने वाले हैं। में कोई भी पेपर लीक न हो और पेपर लीक करने वाले एक भी व्यक्ति को बिना किसी तरह का संरक्षण दिए उसको किए की सजा मिले, कठोरतम सजा मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे।
है।